जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटासिड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में एंटासिड दिया हुआ, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिमेटेनिक्स को हमने डिटेल में कवर अप कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एंटासिड। हम आज एंटासिड का पूरा डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक के बाद ये सब वीडियो आएगा। अब आराम से देखिएगा एंटासिड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, एंटासिड में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डिफिनेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंटासिड में हमारे सिलेबस में क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हमारे अकॉर्डिंग टू सीपीसी यानी क्या होता है पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत हमें इतना पढ़ना पड़ेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। तो चलिए हम चलते हैं यानी एंटासिड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने इतना चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं, यदि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फुल सिलेबस का नोट चाहिए तो इसकी टोटल प्राइस 99 रुपीज़ रखी गई। कितना? 99 रुपये में आपको पूरा सब्जेक्ट का ऐसे यानी हैंड राइटिंग में ईजी से ईजी तरीके से आपको पीडीएफ के फॉर्म के आपके व्हाट्सएप पर इसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एंटासिड होता क्या, इसे आप ध्यान से समझिए। तो पहले समझिए एंटासिड। ठीक, एंटा मतलब क्या होता और एसिड मतलब क्या होता है, आपकी एक केमिकल होता है जो अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, जब हमारे पेट के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोलते हैं। कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई तो कहते हैं इनो पीलो या कोई गैस की दवा खा लो, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, रेंटीडीन हो गया, डोम्प्रीडोन हो गया, ये सब देखा जाए तो एक एंटासिड होता है। मतलब सिंपल सा बोला जाए तो ऐसी दवा जो एसिडिटी को कम करती है उसी को क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा प्लीज ध्यान से सुनिए। एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब हमारे पेट के अंदर, ठीक है, हमारे देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया पेट के अंदर। अब हमें कैसे पता चलेगा एसिडिटी हो गई। ठीक है, हमारे पेट के अंदर यदि एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती तो ये ओवरफ्लो कभी कभी करता है। जैसे मान लेते अभी पार्टी वार्टी में जाएंगे, मान लेते शाम को बरियारे पीट दिए, मतलब एकदम से तंदूरी पूरी बढ़िया से पिटाई हो गई। अब बताइए यदि अब प्रॉपर नींद तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि सो नहीं पाएंगे, तो उनको क्या कर देती है एसिडिटी, हमारे पेट में क्या हो जाती है गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये गैस जब ओवरफ्लो करता है, ठीक है, ओवरफ्लो करता है कभी कभी, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एसिडिटी बोलते हैं। अब उसी को कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोला जाता है। तो ये उसकी डिफिनेशन होगी, दोबारा समझिए। एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब हमारे पेट के अंदर एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी यदि बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उदासीन करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड कहते हैं। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एंटासिड में कॉजेज ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम लाइक पेन, अल्सरनेशन एंड आल्सो इनएक्टिवेट द पेप्सिन। मतलब क्या कर देता है, एसिड क्या करेगा यदि आपके पेट में लंबे समय तक बढ़ेगा, कहेंगे पेटवा दर्द करता हो तो यानी पेट भी दर्द करेगा। यदि लंबे समय तक बढ़ेगा तो हमारे पेट में अल्सरेशन मतलब घाव भी उत्पन्न कर सकता है। और ये क्या कर देता है, पेप्सिन को इनएक्टिवेट कर देता। पेप्सिन एक तरह का हमारे पास क्या होता है एंजाइम होता जो क्या कर देता प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन जैसे प्रोटीन दाल चावल खाएं तो दाल में क्या होता है प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये चीज क्या रखा है, प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा, पेप्सिन को इनएक्टिवेट कर देगा यदि एसिडिटी लंबे समय तक बढ़े। गैस हमारे पेट में यदि लंबे समय तक बनी रहेगी तो पेप्सिन को क्या कर देगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा। यदि इनएक्टिवेट कर देगा तो जाहिर सी बात हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर से बाहर जाएगा तो हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या कर सकता है, यानी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पेट में लंबे समय तक पेन बना रहेगा।
अल्सरेशन यदि लंबे समय तक रहेगा तो अल्सरेशन हो जाएगा, माउथ अल्सर हो जाएगा या स्टमक अल्सर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा, व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप, मतलब कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत तगड़ी यदि एसिडिटी बन जाती है। देखो हाइपर मतलब ज़्यादा, एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर। डेवलप द रिजल्ट कैन रेंज फ्रॉम ऑफ द गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसल इन्फ्लामेशन टू पेप्सिक अल्सर हो जाता है। देखो सॉरी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यदि आप कह रखा यदि लंबे समय तक आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनी रहेगी तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। यदि पेट में होता तो पेप्टिक अल्सर, यदि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होता उसे ड्यूडिनम अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। यदि मुंह में होगा तो उसे माउथ अल्सर बोला जाता है। तो इतना तुम्हारी इंट्रोडक्शन हो गया एंटासिड के बारे में। अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, एक एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन एब्जॉरेबल होना चाहिए, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्व नहीं होना चाहिए, केवल एसिडिटी को कम करने का काम इनका होना चाहिए। पहला पॉइंट, नॉट कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन कॉजेज नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हमारी क्या हो जाती है, स्टूल यानी फीकस जिसे हम लैट्रिन बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है। ठीक है, कड़क हो जाती है और या तुम्हारे पास कब्ज बन जाता, क्या बन जाता, कब्ज बन जाता, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बट एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो क्या कर दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कॉजेज न करे। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम कॉजेज करेगा, एसिडिटी कम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉजेज कर देगा, तो जिससे और दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आइडियल प्रॉपर्टी है एंटासिड की। नेक्स्ट में क्या लिखा, एक्ट रैपिडली फॉर द प्रोलॉन्गड टाइम पीरियड, मतलब क्या होगा, लंबे समय तक अपने एक्ट को दिखाए रह ले। इसीलिए अब देखो एक आता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटॉप DSR बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पेंटाप्राजोल होता, पेंटाप्राजोल होता है, प्लस में डी पे क्या होता है, डोमप्री। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, डेम्प्रीडोन होता। यस से तुम्हारे पास क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता। क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता। सस्टेन रिलीज ऐसी दवा होती जो अपने एक्शन को धीरे धीरे रिलीज करके और लंबे समय तक उसे अपने एक्शन को मेंटेन रखती है, उसी को सस्टेन रिलीज टैबलेट बोला जाता है। तो ऐसा यानी तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसा एंटासिड होना चाहिए जो प्रे लॉन्गर टाइम, तो मतलब यदि एक बार खा लिए तो आप लंबे समय तक वो वर्क करना चाहिए। जैसे अभी कोई दवा लेते हैं तो कहते हैं पेंटॉप DSR दे दिया जाए। पेंटॉप DSR मतलब क्या होता है, वो सुबह खाली पेट यदि खा लेंगे तो पूरे दिन एसिडिटी आपके पेट में बनने नहीं देगा। अब बताइए, एसिडिटी नहीं बनने देगा तो जो अदर मेडिसिन आप इंटेक किए हैं, लेके मुंह में खा लिए हैं, वो क्या करेगा, लंबे समय तक अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा और किसी भी डिजीज को क्योर करने में मदद करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, यानी आइडियल प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। फिर क्या लिख रखा, नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसी दवा होनी चाहिए जो हमारे एंटासिड ऐसा होना चाहिए हमारे फूड से कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना मतलब आप दवा खा लिए, पेट में जो गया है एंटासिड और फूड गया, फूड के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करके फूड की अनस्टेबिलिटी को खराब कर देगा। तो अब बताइए, फूड यदि अनस्टेबल है तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, यदि डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉजेज कर सकता है। तो ऐसा यानी एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो हमारे फूड एब्जॉर्प्शन में कोई भी इंटरफेयर न करे। जैसे फूड हमारे शरीर में जा रहा है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन सब हो रहा हो, तो उससे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा एंटासिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी। अब तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहां से देखा जाए तो एंटासिड को कैटेगराइज किया गया दो में। एक तुम्हारे पास लिखा गया सिस्टमैटिक एंटासिड। सिस्टमैटिक एंटासिड के अंतर्गत सोडियम बाइकार्बोनेट आता। क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता। नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड के अंदर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम साल्ट आता है और मैग्नीशियम साल्ट आता है और प्लस में कैल्शियम साल्ट आता है। ये दो यानी इसमें तुम्हारे पास देखा जाए तीन ये है, दो आपके सामने ये ड्रग्स दी गई हैं। ठीक है, तो यानी दो में कैटेगराइज किया। दोबारा दो बोला जाए, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के अंतर्गत बाइकार्बोनेट आता है। ऐसे आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, सिस्टमैटिक एंटासिड, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक एंटासिड, तो क्या मानेंगे, आपके सिलेबस में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। ठीक है, नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड में तुम्हारे पास एल्युमिनियम साल्ट आता है, मैग्नीशियम साल्ट आता है, कैल्शियम साल्ट आता है। ठीक है, अब
मैग्नीशियम के साथ कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, मोस्टली साल्टी नेचर का होना चाहिए। और यहाँ से कैल्शियम के साथ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ सकते हैं, कैल्शियम ठीक है, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, मोस्टली कार्बोनेट ही जोड़ा जाता है। अब मान लेते हैं मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जोड़ सकते हैं, OH ग्रुप जोड़ सकते हैं। एल्युमिनियम भी आप हाइड्रोक्साइड जोड़ सकते हैं, इसीलिए साल्ट लिखा गया है। तो ये नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ से लिख रखा, नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस में यही, अब बहुत सारा एग्जाम्पल होता, हमने इतना क्यों लिखा है कि अकॉर्डिंग टू PCI हमारे सिलेबस में केवल और केवल इतना है। अब क्या लिख रखा है इसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यानी मेगाल्ड्रेट होता, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इतनी दवा होती जो हमारे एंटासिड की तरह प्रयोग की जाती है हमारे सिलेबस में इतना, और बहुत सारी दवाई होती बट हमारे सिलेबस में इतना ही केवल है। ठीक, अब आप कहेगा एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 6 में से तुम्हारे 4-5 में से कोई 1-2 लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अब इसमें जो भी तुम्हारे पास एंटासिड है, एक एक एंटासिड को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे छोटे छोटे वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।